दोस्तों, ये वीडियो द 48 लॉज ऑफ पावर इस बुक का सेकंड पार्ट है। उम्मीद है आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आए बटन पर मिल जाएगी। दोस्तों, इस बुक में जीवन में पावरफुल बनने के ऐसे 48 नियम बताए गए हैं जिनको जानकर और समझकर आप हैरान रह जाएंगे और शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहली पार्ट में बताया था कि इस बुक पर दुनिया के कुछ कंट्रीज ने बैन लगाया हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि इस बुक में ऐसी टेक्निक्स बताई गई है जो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो सारे 48 नियम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, वो भी आसान भाषा में। अगर आप भी ये सारे नियम जानकर पावरफुल बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो सपने सच होते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 22, समर्पण की चाल का प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। दोस्तों, ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी का कहना है कि जान बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ना हो तब सरेंडर करने में ही समझदारी है। समर्पण की तरकीब का मतलब यह है कि अंदर से तो आप अपने इरादे पर दृढ़ रहते हैं, लेकिन बाहर से आप झुक जाते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। समर्पण से या सरेंडर करने से आपको दोबारा उठकर खड़े होने का समय मिल जाता है। इससे आपको अपने विजेता शत्रु को सताने और परेशान करने का समय भी मिल जाता है। इससे आपको उसकी शक्ति के घटने का इंतजार करने का समय मिल जाता है। उसे युद्ध में जीत जाए इससे पहले ही उसके सामने समर्पण कर दें। समर्पण का प्रयोग शक्ति के औजार के रूप में करें। अगर आप समर्पण कर देते हैं तो आपको अपने दुश्मन के आसपास रहने का मौका मिलेगा और आपको मौका मिलते ही आप उस पर अपने जहरीले दांत गड़ा सकते हैं। नियम 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। आप एक ही बार में एक ही तीर से 2 निशाने कभी नहीं लगा सकते। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी के अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों को केंद्रित करने का मतलब यह है कि 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोदने पर आपको पानी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक ही जगह पर 100 फुट का गड्ढा खोदेंगे तो पानी जरूर मिल सकता है। अगर आपके विचार भटकते रहेंगे तो आपका निशाना दुश्मन के हृदय पर नहीं लगेगा। मस्तिष्क और तीर को एक बन जाना चाहिए। मानसिक और शारीरिक शक्ति की एकाग्रता से ही आपका तीर निशाने पर लगेगा और शत्रु के हृदय को चिर के आर पार निकल जाएगा। बहुत सी खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने के बजाय एक ही समृद्ध खान को गहराई तक खोदने से ज्यादा फायदा होता है। केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और बिखरे हुए प्रयासों की हार होती है। इसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो इस दुनिया में एवरेज लोगों की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि किसी फील्ड में एक्सपर्ट या मास्टर लोगों की होती है। इसीलिए कोई साधारण डॉक्टर उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना कि हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट या किसी खास चीज में एक्सपर्टीज हासिल करने वाला डॉक्टर कमा पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को केंद्रित करके एक ही चीज पर लगाया और उसी में मास्टरी हासिल कर ली। बहुत से काम करने में लगने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वे कभी एवरेज से ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते हैं और उनकी पकड़ किसी पर नहीं होती, मतलब वे किसी भी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाते। एकाग्रता से ही मास्टरी हासिल होती है तथा जीवन में ऊंचा स्थान मिलता है और इससे इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है। नियम 24, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि पुराने जमाने में हर राजा महाराजा के दरबार में कोई ना कोई आदर्श दरबारी जरूर रहता था। आदर्श दरबारी एक ऐसे संसार में प्रगति करता है जहां हर चीज शक्ति और राजनीतिक कौशल के इर्द गिर्द घूमती है। उसने परोक्षता की कला में महारत हासिल कर ली होती है। वह चापलूसी करता है, श्रेष्ठ लोगों के सामने झुकता है और बाकियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत ही इनडायरेक्टली और शालीन अंदाज में करता है। दरबारी बनने के नियम सीखें और उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बाद आप दरबार में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि पहली बात यह ध्यान में रखें कि कभी भी ज्यादा मेहनत करते ना दिखें। ऐसा लगना चाहिए कि आपका टैलेंट इजीली प्रवाहित हो रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी काम को बड़ी आसानी से कर देते हैं। मेहनती व्यक्ति के बजाय प्रतिभाशाली और जीनियस व्यक्ति की छवि या इमेज बनाएं। लोगों को इस बात पर हैरानी होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा काम कितनी आसानी से कर दिया। दूसरी बात, लोगों की नजरों में रहने की कोशिश करें। अगर शासक दरबारियों के झुंड में आपको नहीं पहचान पाता है तो आपकी तरक्की की कोई संभावना नहीं है। इस काम में बहुत कला की जरूरत होती है। इसका मतलब यह होता है कि आपका शरीर शासक की नजरों के सामने रहे। अपने शारीरिक हुलिये की तरफ ध्यान दें और इसके बाद एक विशिष्ट शैली और छवि बनाने का तरीका खोजें। सामने वाले के हिसाब से अपनी शैली और भाषा बदलें। तीसरी बात, बुरी खबर न सुनाएं। राजा बुरी खबर वाले संदेशवाहक को मरवा देता है। यह कहावत पुरानी है, लेकिन इसमें सच्चाई है। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बुरी खबर आप नहीं बल्कि आपका कोई सहकर्मी सुनाए। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए।
और अगर जरूरत पड़े तो झूठ बोलना या धोखा भी देना चाहिए। चौथी बात, कभी अपने बॉस के साथ दोस्ती या क्लोजनेस न दिखाए। बॉस अपने अधीनस्थ को, मतलब अपने से पद में छोटे इंसान को कभी भी मित्र नहीं बनाना चाहता है। वह तो अधीनस्थ को उसकी औकात में रखना चाहता है। ज्यादा दोस्ताना तरीके से उससे पेश न आए। ऐसा न जताएं कि आप उसके दोस्त बन गए हैं, बल्कि यह काम उसे खुद करने दें। नियम 25, खुद को नए सांचे में ढालें। प्राचीन ग्रीक के लोग समुद्री देवता प्रोटियस को पूजते थे। उसकी शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छानुसार या स्थिति के अनुसार अपना आकार बदल सकता था। जब एगामेमनॉन के भाई नीलॉस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो प्रोटियस ने पहले शेर, फिर सांप, फिर चीते, फिर जंगली सुअर, फिर बहते पानी और अंततः पत्तेदार वृक्ष का रूप धारण कर लिया। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि यह जाने कि सब लोगों के सामने विभिन्न सांचों में कैसे ढला जाता है। समझदार प्रोटियस बने, विद्वानों के बीच में विद्वान बने, संतों के बीच में संत और शैतानों के बीच में शैतान। यही सबका दिल जीतने की कला है। समान लोग समान लोगों को आकर्षित करते हैं, इसलिए लोगों के स्वभावों पर ध्यान दें और जिससे भी मिलें उसके अनुरूप ढल जाए। गंभीर या मजाकिया व्यक्तियों की बातों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दें। अपने मूड को समझदारी से बदल लें, अपने चरित्र को शक्तिशाली बनाएं। खुद पर उसी तरह काम करें जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी पर करता है। यह जिंदगी का सबसे महान और आनंददायक काम होना चाहिए। इससे आप दरअसल एक कलाकार बन जाते हैं, एक ऐसा कलाकार जो खुद का निर्माण करता है। अंत में समय की मांग के अनुसार भूमिका निभाना सीखें। अपने नकाब को स्थिति के अनुसार ढालें। जो चेहरा आप ओढ़ें हर पल बदलने का अभ्यास करें। बिस्मार्क ने इस खेल को आदर्श तरीके से खेला था। उदारवादियों के साथ वे उदारवादी बन जाते थे और धोखेबाजों के साथ धोखेबाज। वे पकड़ में नहीं आते थे और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे चबाया भी नहीं जा सकता। नियम 26, अपने हाथ साफ रखें, कभी माफी न मांगे। वॉल्टेसर ग्रेशियन ने कहा था, अच्छे काम खुद करें लेकिन बुरे काम दूसरे लोगों से करवाएं। पहला कदम उठाने के कारण लोग आपका एहसान मानेंगे, दूसरा कदम उठाने के कारण आप दुर्भावना से बचेंगे। महत्वपूर्ण मामलों में अक्सर पुरस्कारों और दंडों की जरूरत होती है। खुद सिर्फ पुरस्कार दें और सजा दूसरों के हाथ से दिलवाएं। कभी कभार गलतियां होना निश्चित है, क्योंकि दुनिया के बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन शक्तिशाली लोग माफी मांगने से बचते हैं, क्योंकि माफी मांगने से लोग आपकी योग्यता या इरादों के बारे में शक करने लगते हैं। ऑथर कहते हैं, गलती होने पर तत्काल खुद पर से ध्यान हटा दें। उसका दोष किसी सुविधाजनक बलि के बकरे पर डाल दें। यह इतनी जल्दी होना चाहिए कि लोगों को आपकी जिम्मेदारी या अयोग्यता के बारे में सोचने का मौका ही न मिले। समझदारी इसी में है कि बलि के बकरे के लिए आप यथासंभव सबसे बेकसूर शिकार को चुनें। इस तरह के लोग इतने शक्तिशाली नहीं होंगे कि आपसे संघर्ष करें। उनके मासूम स्पष्टीकरणों को देखकर लोगों को लगेगा कि वे कुछ ज्यादा ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस तरह से उनके स्पष्टीकरण उनके अपराध बोध की निशानी बन जाते हैं। लीडर के रूप में आपको कभी अपने हाथ भद्दे कामों या खून से गंदे नहीं करना चाहिए। आपको बुरी रोशनी में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने उच्च पद को कलंकित कर रहे हैं। लेकिन अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको दुश्मनों को कुचलना पड़ेगा और कई गंदे काम करने पड़ेंगे। आपको ऐसे मोहरों की जरूरत है जो आपके लिए वे गंदे और खतरनाक काम कर दें। बलि के बकरों की तरह मोहरे भी आपकी छवि को बेदाग बनाए रखने में मदद करेंगे। मोहरा आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके करीबी समूह का हो। उसे यह समझ में ही नहीं जाना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको ऐसे भोले लोग हर जगह मिल जाएंगे जो आपका काम खुशी खुशी करेंगे, खास तौर पर तब जब आप उन्हें बदले में इनाम दें। उन्हें लगता है कि वे मासूम और उचित काम कर रहे हैं, जबकि दरअसल वे आपके लिए मैदान साफ कर रहे हैं, आपकी दी गई जानकारी को फैला रहे हैं और आपके प्रतिद्वंद्वियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह वे अनजाने में ही आपके उद्देश्य की पूर्ति में अपने हाथ गंदे कर रहेंगे, जबकि आपके हाथ बिल्कुल साफ रहेंगे। नियम 27, अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। निकोलो मैकियावेली ने कहा था, मनुष्य इतने भोले होते हैं और अपनी तात्कालिक जरूरतों में इतने खोए रहते हैं कि धोखेबाज व्यक्ति को हमेशा ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो धोखा खाने के लिए तैयार होते हैं। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि आजकल बहुत सारे साधु संत निर्माण हो रहे हैं जो भगवान होने का दावा कर रहे हैं और उनके समर्थक लाखों में हैं। आपके समर्थक न सिर्फ आपकी पूजा करेंगे बल्कि वे आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा भी करेंगे और दूसरों को आपके समूह में शामिल होने के लिए प्रलोभन भी देंगे। इसलिए आपको भी अपने समर्थकों का झुंड बनाना चाहिए। इस तरह की शक्ति आपको एक अलग ही ऊंचाई तक उठा देती है और लोग आपकी पूजा करते हैं और उन्हें लगता है कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग सकता है कि इस तरह का समर्थन हासिल करना बहुत बड़ा या मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल यह बहुत आसान है। खुद को पूजनीय बना लें। समूह को बनाने के लिए धर्म जैसा तंत्र बनाएं।
धर्मों ने युगों युगों से लोगों को अनुयायी बनाया है और आज के धर्मनिरपेक्ष युग में भी वे ऐसा कर रहे हैं। अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम बनाएं, उन्हें तंत्र के रूप में संगठित करें, उन्हें धार्मिक झलक वाले पदनाम दें, उन्हें ऐसे त्याग करने को कहें जिनसे आपकी तिजोरी भरे और आपकी शक्ति बढ़े। फिर इस बंधन को मजबूत बनाने के लिए एक चालाक दुश्मन की ओर इशारा करें जो आपको बर्बाद करना चाहता है। अगर आपका कोई दुश्मन न हो तो दुश्मन तैयार कर लें। अपने इनकम के स्रोत को छिपाएं, क्योंकि आपके अनुयायियों के धन से आपकी तिजोरी भरने लगेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप पैसा या इससे मिलने वाली शक्ति के भूखे हैं। ये कभी ओपन न करें कि आपकी दौलत दरअसल आपके अनुयायियों की जेब से आती है। नियम 28, बहादुरी के साथ काम करने उतरें। निकोलो मैकियावेली ने कहा था, मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि सावधान होने के बजाय साहसी होना बेहतर है, क्योंकि तकदीर एक महिला है और अगर आप उसके स्वामी बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप उसे शक्ति द्वारा जीतें। साफ दिखता है कि तकदीर बहादुर लोगों के अधीन रहती है, जबकि कायर लोगों के पास भी नहीं फटकती है। इसलिए महिला की तरह तकदीर भी हमेशा युवाओं की प्रेयसी होती है, क्योंकि वे ज्यादा उत्साही होते हैं तथा वे ज्यादा ताकत दिखाकर उसके स्वामी बन जाते हैं। हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी कायर का सम्मान नहीं करता है। इसलिए अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश न करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेंगी। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक गलतियों को ज्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। यहाँ तक कि नेपोलियन को भी युद्ध के मैदान में साहसी दिखने की आदत डालनी पड़ी, क्योंकि सामाजिक माहौल में वह अंतर्मुखी और डरपोक था। लेकिन उसने इस आदत को दूर किया और जिंदगी के हर क्षेत्र में साहसिकता का अभ्यास किया। उसने साहसिकता की जबरदस्त शक्ति को पहचान लिया था और यह समझ लिया था कि यह व्यक्ति को बड़ा बना सकती है, चाहे वह नेपोलियन की तरह नाटा ही क्यों ना हो। इसलिए यह हमेशा सबसे अच्छा होता है कि आप बहादुरी की छवि बना लें। नियम 29, अंत तक पूरी योजना बनाएं। अंत ही सब कुछ है। अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। अंत तक की योजना बनाने से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं होंगे और यह जान जाएंगे कि कब रुकना है। प्राचीन यूनानियों की मान्यता के अनुसार देवताओं को भविष्य का पूरा ज्ञान होता था। वे हर आने वाली चीज को पूरे विस्तार से देख सकते थे। दूसरी तरफ ईसानों को किस्मत का शिकार माना जाता था, क्योंकि ये वर्तमान में ही उलझे रहते थे और भविष्य के खतरों को देखने में असमर्थ होते थे। ओडिशियस जैसे हीरो वर्तमान से आगे तक देख सकते थे और कई कदम आगे की योजना बना सकते थे। उस जैसे लोगों को देवता जैसा माना जाता था, जिसमें भविष्य तय करने की योग्यता थी। यह तुलना आज भी तर्क संगत है। जो लोग आगे तक सोचते हैं और अपनी योजनाओं को धैर्यपूर्वक काम करके लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वे देवी शक्ति से संपन्न नजर आते हैं। चूंकि ज्यादातर लोग वर्तमान में कैद रहते हैं, इसलिए वे इस तरह की दूरदर्शिता पूर्ण योजना नहीं बना पाते। इसी कारण जब कोई तत्कालिक खतरों और आनंदों को नजरअंदाज करता है तो वह शक्तिशाली बन जाता है। जल्दबाजी और मूर्खतापूर्ण कामों से बचना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनसे आप मुश्किल में फंस सकते हैं। काम करने से पहले विस्तार से योजना बना लें। अस्पष्ट योजनाओं के कारण मुश्किल में न फंसें। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को और अचीवमेंट्स को आसान दिखाएं। आपके काम सहज नजर आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि आपने बिना खास कोशिश के काम कर दिया है, तो ये छवि बनती है कि आप अगर कोशिश करें तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, ये बताने के प्रलोभन से बचें, क्योंकि इससे सिर्फ सवाल उठते हैं। किसी को भी अपनी चालें न सिखाएं, वरना उनका प्रयोग आप ही के खिलाफ किया जाएगा। अपने शॉर्टकट और चालों को छिपाने का एक और कारण है, जब आप अपनी जानकारी ओपन कर देते हैं तो दूसरों को ऐसे विचार मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल वे आपके खिलाफ कर सकते हैं। हम सभी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया है। हम सब अपनी मेहनत और चतुराई की तारीफ सुनकर अपने गर्व को संतुष्ट करना चाहते हैं। अपने रहस्य उजागर करने की इस आदत पर काबू रखें, क्योंकि इसका प्रभाव अक्सर आपकी आशा के विपरीत होता है। याद रखें, आपके काम जितने रहस्यमय होंगे, लोग उतनी ही ज्यादा श्रद्धा करेंगे। ऐसा नजर आएगा जैसे आप ही वह काम कर सकते थे। अंत में, चूंकि आपने सहजता और आसानी से उपलब्धि हासिल की है, इसलिए लोगों को यह विश्वास होता है कि अगर आप ज्यादा मेहनत करते तो आप ज्यादा सफलता हासिल कर सकते थे। इससे न सिर्फ प्रशंसा मिलती है, बल्कि लोगों के मन में एक तरह का डर भी उत्पन्न होता है। नियम 31, विकल्पों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। सर्वश्रेष्ठ धोखा वह होता है जिसमें आप सामने वाले को ऑप्शंस देते हैं। इससे आपके शिकार को यह लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है,
जबकि वह दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसे विकल्प दें ताकि उनके द्वारा कोई सा भी विकल्प चुनने पर आपको ही लाभ हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम बुरी बात को चुनने के लिए विवश करें, जबकि दोनों ही बातें आपके उद्देश्य को पूरा करें। उन्हें दुविधा के सींगों पर बैठा दें जिधर मुड़ें। उन्हें घायल होना ही है। जो लोग विकल्प चुन रहे हैं उन्हें यह विश्वास ही नहीं होगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है या उनका शोषण हो रहा है। वे ये नहीं देख पाते हैं कि आप उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि बदले में वे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करें। इसलिए किसी को धोखा देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे बहुत ही सीमित विकल्प दें। खेल के मैदान को बदल दें। 1860 के दशक में जॉन डी रॉकफेलर ने कच्चे तेल पर एकाधिकार करने का लक्ष्य बनाया। अगर वे छोटी तेल कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते तो वे उनके इरादे भांप लेती और संघर्ष करती। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप वे रेलवे कंपनियां खरीद लीं जो तेल का परिवहन करती थीं। रॉकफेलर ने खेल के मैदान को बदल दिया, जिससे छोटे तेल उत्पादकों के पास सिर्फ वही विकल्प रहे जो रॉकफेलर ने उन्हें दिए थे। नियम 22, लोगों की कल्पना के साथ खेलें। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि हमें लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलना आना चाहिए। फैंटेसी क्या है? फैंटेसी मतलब ऐसी बातें लोगों को बताना जिससे अचानक काया पलट हो जाएगी, जिससे इंसान की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। लक्ष्यों को सच करने के लिए मेहनत, किस्मत, त्याग, समय की जरूरत नहीं होगी। जाहिर है यह धोखेबाजों की जबरदस्त निशानी है। एक महान और पूर्ण परिवर्तन का वादा करें, गरीब से लेकर अमीर तक, बीमार से लेकर स्वस्थ तक, दुख से परम सुख तक। इस वादे में लोग आपके जाल में फंस जाएंगे और आपके अनुयायी बन जाएंगे। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। हर व्यक्ति की एक न एक कमजोरी होती है। हर महल की दीवार में एक न एक छेद होता है। ये कमजोरी आमतौर पर कोई असुरक्षा, कोई अनियंत्रित भाव या आवश्यकता होती है। ये कोई छोटा रहस्यमय सुख भी हो सकता है। चाहे यह जो भी हो, एक बार मिल जाने पर आप इस कमजोर नस का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। अगर आप इस कमजोर हिस्से को खोज लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लेंगे। कुछ लोग अपनी कमजोरियों का खुलेआम इजहार करते हैं जबकि बाकी उन्हें छिपाते हैं। इस कमजोर नस की एक निशानी यह है कि जब आप इसे छूते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर किसी बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। कमजोर नस आपके शत्रु के कुछ रहस्य होते हैं जिनकी वह रक्षा करता है। वह अपने विचारों को ओपन नहीं करता है। एक बार जब आपको कमजोर नस मिल जाए तो आप उस पर अपना अंगूठा रख दें और उसे अपनी मर्जी से नचाएं। बाल्तेसर प्रेशियन कहते हैं कि हर व्यक्ति की कमजोर नस का पता लगाएं। इससे आप उससे इच्छानुसार काम करवा सकते हैं। इसमें संकल्प की कम, योग्यता की ज्यादा आवश्यकता होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस जगह पर हाथ रखना है। सभी लोग किसी न किसी चीज के लिए ललायत रहते हैं, कुछ शोहरत और दौलत के लिए तो कुछ स्वार्थ, सिद्धि के लिए और ज्यादातर आनंद के लिए। योग्यता यह जानने में निहित है कि सामने वाला किस चीज के लिए लालायित है ताकि उससे लाभ उठाया जाए। नियम 34, शहंशाहों की तरह रहे और सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान हरगिज नहीं करेंगे। चूंकि सम्राट खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने के लिए हमें एक विशेष रणनीति अपनानी होगी जिसे मुकुट रणनीति कहा जा सकता है। मुकुट रणनीति का मतलब ये है कि अपने आप में इतना विश्वास रखना कि आप राजा बनने के लायक हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं। बाइजेशियम के कोलंबस, बीथोवन और डिज़राइली जैसे सामान्य में जन्मे लोगों ने मुकुट रणनीति का प्रयोग करके सफलता पाई है। इन लोगों को अपनी महानता में इतना दृढ़ विश्वास था कि वे सचमुच महान बन गए। इसकी शर्त सिर्फ इतनी है, आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन सम्राट की तरह व्यवहार करें। इस बात की संभावना है कि लोग भी आपके साथ सम्राट की तरह व्यवहार करेंगे। नियम 35, टाइमिंग की कला में माहिर बने। बाज धैर्य और शांति से आसमान का चक्कर लगाता है। वह अपनी शक्तिशाली आंखों से सब कुछ देख लेता है। नीचे के लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वह उन्हें देख रहा है। जब सही पल आता है तो बाज इतनी तेजी से नीचे झपट्टा मारता है कि उससे बचा नहीं जा सकता। इससे पहले कि शिकार यह जान पाए कि क्या हो रहा है, बाज के नुकीले पंजों में दबकर वह आसमान में पहुंच जाता है। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं कि हमें भी टाइमिंग की कला में माहिर बनना चाहिए। कभी जल्दबाजी में न दिखें। जल्दबाजी से ऐसा लगता है जैसे आपका खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान नजर आएं, जैसे आपको यह विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। सही पल को खोजें, समय की आत्मा को परखें, उन प्रवृत्तियों को समझ लें जो आपको शक्तिशाली बनाएंगी।
अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो मैं पीछे रहूंगा, लेकिन अनुकूल समय आने पर मैं कसकर वार करूंगा। नियम 37, चकाचौंध का आभामंडल बनाएं। रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन अपने ज्यादातर जीवन में सूर्य की पूजा करते रहे, लेकिन एक दिन सूर्य की तरफ देखते समय उन्हें उस पर क्रॉस की छवि दिखाई दी। इसे देखने के बाद उन्हें एक नए धर्म के उदय का सबूत मिल गया और कुछ समय बाद वे ईसाई बन गए। यही नहीं, उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवा दिया। दुनिया भर के भाषण और धार्मिक प्रवचन भी उन पर इतना सशक्त प्रभाव नहीं डाल सकते थे। ऐसी छवियों और प्रतीकों को खोजें तथा उनसे जुड़ें जो इस तरह तत्काल प्रभावित करें। ऐसा करने पर आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। अपने दल या समूह को प्रेरित करने, उत्साह बढ़ाने और एकता बढ़ाने के लिए प्रतीकों की शक्ति का प्रयोग करें। नियम 38, जैसा चाहे सोचें लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं, अपने नए जमाने के विचारों को और मत भिन्नताओं को अपने मन में ही रखें, उन्हें सबके सामने ओपन न करें। कोई नेता ईमानदार हो या ना हो, लेकिन जनता के सामने उसे खुद को ईमानदार बताना ही पड़ता है। भले ही वह भगवान को माने या ना माने, लेकिन जनता के सामने उसे भगवान पर हार चढ़ाना ही पड़ता है। समझदार और चतुर लोग जल्दी ही यह सीख लेते हैं कि भले ही उन्हें किसी परंपरा पर विश्वास ना हो, परंतु उन्हें सबके सामने पारंपरिक व्यवहार करना चाहिए और परंपरागत विचार व्यक्त करना चाहिए। इस तरह खुद को ढालने से इन लोगों को अकेलापन नहीं झेलना पड़ता। यह कल्पना करने की मूर्खता न करें कि आज के समय में पुरानी परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, पोलियो के टीके की खोज करने वाले साइंटिस्ट जोनास सॉल्क ने सोचा कि विज्ञान, राजनीति और प्रोटोकॉल से आगे निकल चुका है, इसलिए पोलियो के टीके की खोज में उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ डाले। वैज्ञानिक समुदाय को दिखाने से पहले ही अपनी खोज जनता के सामने ले जाकर उन्होंने टीके का सारा श्रेय ले लिया। उन्होंने उन वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार नहीं किया जिन्होंने उन्हें राह दिखाई थी। नतीजा यह हुआ कि वे स्टार बन गए। जनता तो उनसे प्रेम करती थी, लेकिन वैज्ञानिक उनसे दूर चले गए। अपने समुदाय की परंपराओं की अवज्ञा के कारण वे अलग थलग पड़ गए। उन्होंने इस दूरी को पाटने के लिए बरसों तक कोशिश की, परंतु वे सफल न हो पाए और जीवन भर पैसे तथा सहयोग के लिए संघर्ष करते रहे। शक्तिशाली लोग न सिर्फ साइंटिस्ट जोनास सॉल्क जैसे अपराध से बचते हैं, बल्कि वे चालाक लोमड़ी का अभिनय करना भी सीख लेते हैं और आम आदमी होने का नाटक करते हैं। चतुर कलाकारों और राजनेताओं की सदियों से यही नीति रही है। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाए। मान लीजिए कि पानी स्वच्छ और शांत है और मछलियां सतह के काफी नीचे हैं। उन्हें ऊपर लाने के लिए आप क्या करेंगे? अगर हम पानी को हिलाएं तो वे ऊपर आ जाएंगी। पानी को कुछ और ज्यादा हिलाएंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और वे सतह पर आकर सबसे पास वाली चीज को काटने लगेंगी, जिसमें ताजा दाना लगा हुक भी शामिल होगा और वो आसानी से शिकार हो जाएगी। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आपको हमेशा शांत और उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए, परंतु स्वयं शांत रहते हुए अगर आप अपने शत्रुओं को गुस्सा दिला सकें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होता है। अपने शत्रुओं को असंतुलित कर दें, उनके दंभ में कोई दरार खोजें, गुस्से से उसे लाल पिला कर दें। गुस्से में वो कोई ऐसा डिसीजन लेगा जिसकी ज्वाला में वो खुद ही जल जाएगा। नियम 40, मुफ्त लंच का तिरस्कार करें, कंजूस ना बने। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मुफ्त में मिली चीज खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है। जब आप किसी चीज की कीमत चुकाते हैं तो आप एहसान, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपने धन को उदारता से खर्च करें और इसे प्रवाहित होने दें। उदारता शक्ति की निशानी है और इसे खींचने वाला चुंबक भी है। जो बड़ा आदमी कंजूस होता है वह महामूर्ख होता है। जो भी मित्र बनाना चाहता है उसे अपनी वस्तुओं से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित तोहफे देकर मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह सोना चांदी के तोहफे लोगों के दिल को आकर्षित करते हैं। उचित उपहार देकर आप सामने वाले पर एहसान लाद देते हैं। उदारता से लोग अक्सर नर्म पड़ जाते हैं, फिर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। उदारता की छवि के कारण लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपकी चालों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। नियम 41, महान व्यक्ति का अनुसरण ना करें, जो काफी मुश्किल काम हो सकता है। जो पहली बार होता है वह हमेशा बाद में होने वाले से ज्यादा अच्छा और मौलिक दिखता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नासा द्वारा बनाए गए अपोलो यान में बैठकर 3 लोग चांद पर गए थे, लेकिन याद सिर्फ उसी को किया जाता है जिसने सबसे पहले चांद पर कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बाकी दोनों का तो नाम तक लोगों को पता नहीं होगा। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप किसी महान व्यक्ति की या किसी मशहूर पिता की संतान हैं, तो आपको उनसे ज्यादा चमकने के लिए उनसे 2 गुनी उपलब्धियां हासिल करनी होगी। कहीं आप उनकी छाया में खोकर न रह जाएं या ऐसे अतीत में उलझकर न रह जाएं जिसका निर्माण आपने नहीं किया है।
इससे अच्छा है कि आप उनकी राह से हटकर नई राह पर चले, अपनी राह बदल ले और अपनी पहचान और अपना खुद का नाम स्थापित करें। कुछ ऐसा नया काम करें जिस काम से आपको दुनिया जानने लगे। जैसा कि वाल्ते सर ग्रेशियन ने कहा था, किसी महान व्यक्ति का अनुसरण न करें, उससे आगे निकलने के लिए आपको दोगुना हासिल करना होगा। जो लोग अनुसरण करते हैं उन्हें नकलची माना जाता है। चाहे वे कितनी ही मेहनत करें, वे उस छवि से नहीं उबर पाएंगे। उत्कृष्टता की नई राह या शोहरत का आधुनिक मार्ग खोजना एक असाधारण योग्यता है। लोकप्रियता पाने की बहुत सी राहें हैं, जिनमें से कई पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। सबसे नई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे अक्सर महानता का शॉर्टकट होती हैं। नियम 42, शेपर्ड को मार दे, भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। मुश्किलें अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से पैदा होती हैं जो दंभी और महत्वाकांक्षी होता है, जो आंदोलन करता है और सद्भावना में जहर भर देता है। अगर आप ऐसे लोगों को एक्टिव होने की जगह देते हैं तो दूसरे लोग उससे प्रभावित होकर उसके प्रलोभन में आ जाएंगे। उनके द्वारा उत्पन्न मुश्किलों के कई गुना बढ़ने का इंतजार न करें। उनके साथ विचार विमर्श करने की कोशिश न करें। वे कभी नहीं सुधर सकते। उन्हें अलग थलग करके या देश से बाहर निकालकर देश निकाला देकर उनके प्रभाव को खत्म कर दें। मुश्किल की जड़ यानी गडरिये पर प्रहार करेंगे तो भेड़ें अपने आप तितर बितर हो जाएंगी। आप गडरिये पर हमला इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे भेड़ें दहशत में आ जाती हैं। जब लीडर चला जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी चला जाता है। ऐसा कोई नहीं रहता है जिसके चारों तरफ घूमा जाए। हर चीज बिखर जाती है। लीडर्स पर निशाना साधें, उन्हें नीचे लाएं और उत्पन्न होने वाली दुविधा में अनंत अवसरों की तलाश करें। नियम 43, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करना मतलब लोगों की साइकोलॉजी समझ के उनका दिल जीत लेना। अब आपके लिए एक सवाल है, लोग अपने घर में दीवार क्यों बनाते हैं? ताकि कोई अंदर ना घुस सके। लोग आपको बाहर रखने के लिए दीवार बनाते हैं, इसलिए कभी भी अंदर घुसने के लिए शक्ति का प्रयोग न करें। अगर आप एक दीवार पार कर भी लेंगे तो भी आपको दीवारों के भीतर और दीवारें मिलेंगी जो आपका रास्ता रोकेंगी। तो सवाल उठता है कि हम इसे पार कैसे करेंगे? तो जवाब है, इन दीवारों में दरवाजे होते हैं, दिल और दिमाग के दरवाजे। इन दरवाजों में चाबी के छेद होते हैं। उनकी चाबी खोजकर उससे दरवाजा खोलें। उनका दिल जीत ले ताकि वे खुशी खुशी आपके लिए काम करें। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि किसी को जबरदस्ती कोई काम करने के लिए विवश या मजबूर करके एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो अंततः आपके खिलाफ काम करती है। आपको दूसरों को इस तरह प्रेरित करना चाहिए ताकि वे खुशी खुशी आपकी बताई दिशा में चल पड़े। जिस व्यक्ति को आप इस तरह से फंसा लेते हैं वह आपका वफादार प्यादा बन जाता है और आपके लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाता है। नियम 44, दर्पण देखकर निरस्त्र और क्रोधित करें। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम में से ज्यादातर को बचपन का वह अनुभव याद होगा जब कोई हमारे शब्दों को दोहराकर हमें चिढ़ाता था। इसका नतीजा यह होता था कि कुछ समय बाद ही हम उसके चेहरे पर मुक्का जमाने की बात सोचने लगते थे। वयस्क के रूप में अधिक सूक्ष्म व्यवहार करके आप अपने विरोधियों को इसी तरीके से विचलित कर सकते हैं और दर्पण के द्वारा अपनी रणनीति को बचाकर अदृश्य जाल बिछा सकते हैं या अपने विरोधियों को उस जाल में फंसा सकते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया है। दर्पण सच्चाई का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन यह धोखे का आदर्श हथियार भी हो सकता है। जब आप अपने शत्रुओं का प्रतिबिंब बन जाते हैं, जब आप उन्हीं की नकल करते हैं, तो वे आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा सकते। नकल से वे चिढ़ जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं, जिससे वे अति प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। वे शांत रखने का एक ही तरीका है कि उसकी आदतों में ज्यादा परिवर्तन ना करें। अगर परिवर्तन जरूरी हो तो अतीत की गंध को कायम रखकर बिल्ली को धोखा दें। इसकी जानी पहचानी वस्तुओं को महत्वपूर्ण जगहों पर रख दें। बिल्ली की तरह ही इंसानों को भी चेंज पसंद नहीं है। हालांकि लोग परिवर्तन की जरूरत को समझते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता और वे उन परिवर्तनों से चिढ़ जाते हैं और विचलित हो जाते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए जिस किसी संस्था में या जहां भी परिवर्तन की आवश्यकता हो, पुराने तरीकों का सम्मान करने का ढोंग करें। अगर परिवर्तन आवश्यक हो तो ऐसा जताएं जैसे परंपरा में सिर्फ थोड़ा सा ही सुधार किया जा रहा है, नहीं तो विद्रोह की नौबत भी आ सकती है। नियम 46, बहुत आदर्श नजर न आए। ईर्ष्या या जलन चुपचाप शत्रु पैदा करती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी रहस्यमयी या वासनामयी पापी की तरह सावधानी से छिपा रहता है और खुद को छिपाने की असंख्य तरकीबें तथा चालें खोज लेता है। इस तरह वह दूसरों की श्रेष्ठता से अनजान होने का नाटक करता है, जबकि अंदर ही अंदर वह उनसे बुरी तरह जलता है। वह निपुण अभिनेता होता है। वह षड्यंत्र करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और इस तरह श्रेष्ठता के किसी भी रूप को रोकता है। दूसरी बात, इस बात के लिए तैयार रहें कि जब लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे तो वे आपके खिलाफ काम भी करेंगे।
वे आपके रास्ते में ऐसी बाधाएं खड़ी कर देंगे जिनका आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह के हमले से खुद को बचाना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ईर्ष्या उत्पन्न होने के बाद उससे निपटना मुश्किल है और ईर्ष्या उत्पन्न न होने देना ज्यादा आसान है। इसलिए आपको इसके बढ़ने से पहले ही रोकने की रणनीति बनाना चाहिए। जलन उत्पन्न करने वाले कामों और गुणों के प्रति सचेत होकर आप इसके दांत ही नहीं निकलने देते हैं, जो आपको कुतर कुतर कर मौत के मुंह में ले जा सकते हैं। नियम 47, लक्ष्य से आगे न जाए, सीखें कि जीतने के बाद कहाँ रुकना है। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आप जितने शत्रुओं को पराजित करते हैं, ज्यादा आगे निकलने के चक्कर में उससे ज्यादा शत्रु बना लेते हैं। सफलता को अपने दिमाग पर न चढ़ने दें। रणनीति और सुनियोजित योजना का कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य तय करें और उस तक पहुंचने के बाद रुक जाएं। जो लोग लक्ष्य के आगे पहुंच जाते हैं, अक्सर वे अपनी निष्ठा साबित करके किसी मालिक को खुश करना चाहते हैं, लेकिन प्रयास की अधिकता से यह खतरा पैदा होता है कि मालिक आप पर शक करने लग जाए। कई मौकों पर मैसिडोनिया के फिलिप ने विजय पाने वाले अधीनस्थ सेनापतियों को अपमानित करके उन्हें छोटा पद दे दिया। फिलिप की सोच ये थी कि अगर उन्होंने भविष्य में और युद्ध जीत लिया तो वे उनके अधीनस्थ रहने के बजाय प्रतिद्वंद्वी बन जाएंगे। जब आप किसी मालिक की सेवा करते हैं तो अक्सर समझदारी इसी में होती है कि आप अपनी विजय को सावधानी पूर्वक नापें, उसे शोहरत हासिल करने दें और उसे कभी असहज न बनाएं। यह भी समझदारी पूर्ण है कि आप कठोर आज्ञाकारिता का तंत्र स्थापित करके उसका विश्वास हासिल करें। नियम 48, निराकार बने। जैसा कि चाइना के महान लीडर सुन त्सू ने कहा था कि पूर्णता निराकार बनने में है। निराकार बनना मतलब जिस सांचे में डाला जाए उस सांचे में ढल जाना, फ्लेक्सिबल रहना या परिस्थिति के अनुरूप खुद में परिवर्तन करना। ऑथर का कहना है कि युद्ध में विजय एक ही रणनीति को बार बार दोहराने से नहीं मिलती है, बल्कि लगातार बदलाव करने से मिलती है। सेना का एक ही व्यूह नहीं होता है, पानी का भी एक ही आकार नहीं होता है। विरोधी के अनुसार बदलकर और ढलकर विजय हासिल करने की योग्यता को ही असली प्रतिभा कहते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई नियम तय नहीं है। अपने को बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पानी की तरह लिक्विड और निराकार होना है। तो दोस्तों, ये थे वो 48 नियम जो मैंने आपको रॉबर्ट ग्रीनी की 48 लॉज ऑफ पावर इस बुक से बताए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने इसी बुक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आए बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर देख लेना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूले और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। तो सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।